नया चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन ये नया चैप्टर भी नहीं है। क्या है कि पिछले वाले में आप में से एक ने पूछा था ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ना, ये वैसे आपके कहीं कोर्स में अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन ये कई चैप्टर में काम आ रहा है। जैसे आपके मैंने एक तो बताया ही था, पर्ट में काम आ रहा है, फिर एसक्यूसी में भी काम आएगा, कहीं वर्क स्टडी में भी काम आएगा, तो ये अलग अलग जगह काम आएगा। तो मैं पहले इसको समझा देता हूँ कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, ताकि आगे अपन जब वो पढ़ेंगे तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक आइडिया तो मैंने उस दिन दिया ही था कि ये एक बेल शेप कर्व होता है, और इससे हम प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कर्व है एक तरह का। तो इसी पे मैंने ये पूरी स्लाइड्स बनाई है कि इसमें मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को अपन कैसे मतलब समझ सकते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एक तरह का। और ये स्टैटिस्टिकल जो होती है ना, हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, स्टैटिस्टिक्स में जैसे ये मीन, मीडियन, मोड और ये पढ़े ना, उसी का एक पार्ट है समझ लो। और उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्या है हम कोई भी चीज निकालते हैं, तो जैसे मैंने पर्ट का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या है कि हर चीज की क्या संभावना होती है कि कितनी संभावना होगी कि कब तक ये हो जाए, ये है इस तरह से। तो वो संभावना जहां आ जाती है वहां पे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी ये कोविड चल रहा है, तो कोविड के जो टेस्ट हो रहे हैं, तो टेस्ट हो रहे हैं, तो जैसे हर चित्तौड़ में हर जगह पे हर एरिया में 100 के ग्रुप बनाते हैं अपन, और 100 के ग्रुप बना के और उसमें से टेस्ट करें। माना कि कहीं पे 10 पॉजिटिव आए, कहीं 8 आए, कहीं 5 आए, इन सबको अगर अपन सबको एक साथ मतलब एक ग्राफ पे ड्रा करें इनका, तो आप ये देखोगे जो कर्व की जो शेप बनेगी ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप बनेगी उस केस में। कि ज्यादातर तो मीन पे आ जाएंगे कि एवरेज कितने मिल रहे हैं उस पे आ जाएंगे, ठीक है ना, और बाकी इससे कम या ज्यादा पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को अपन डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इसी को ये जो बेसिकली ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, क्या है, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कि मतलब मीन से कितना कम या ज्यादा हमारे पास ये कोई संख्या आ सकती है, उस चीज को ये दिखाता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट क्रूशियल लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड इट्स वेरिएबल। मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूशन का इट इज अ वे टू एनुमरेट डिफरेंट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स कैन हैव हाउ फ्रीक्वेंटली ईच वैल्यू अपीयर्स इन। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि अपन ये एग्जांपल ले रहे हैं यही कोविड वाला। अब जैसे मान लो हमने लगभग मान लो 100 सैंपल लिए से 100 लोगों के, मतलब 1 लाख लोगों का टेस्ट लिया, ठीक है ना। अब उसमें से मान लो किसी में 10 आया, किसी में 8 आया, किसी में 10 आया, किसी में 15 आया, किसी में 5 आया पॉजिटिव। तो इस सब का हम क्या एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज तो बीच में आ जाएगा, वहां पे तो मैक्सिमम हमारे को मिलेंगे, उसके दोनों तरफ हमारे को कम या ज्यादा इस तरह से मिलेंगे। तो उस वो जो कर्व पूरा बनाएंगे ना, वो कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा भी कुछ प्रोबेबिलिटी कर्व हम काम में लेते हैं, जिसमें एक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का तो अपन बात कर ही रहे हैं। ये जो कर्व है, ये और दूसरे कर्व भी स्टैटिस्टिक्स में इस तरह के काम में आते हैं, लेकिन आपको बाइनोमियल और पॉइसन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मेन कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर कर्व पे ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे ये चीज काम में आएगी, ठीक है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, ये क्या करता है कि जहां पे हमारे को वैल्यू नहीं पता है, बस यस और नो पता हो, या जैसे हाँ या ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरह की चीज कहीं हो खाली, तो वहां पे हम मतलब क्या कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। लेकिन कहां पे संख्या आ जाती है, क्वांटिटी आ जाती है, नंबर आ जाता है, वहां पे हम फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इसी तरह से ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, ये लेते हैं हम कहां पे काम में, वेरी यूजफुल विद रेयर इवेंट्स, मतलब बहुत कम क्वांटिटीज जहां पे होती है। जैसे अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये रेयर इवेंट्स होते हैं, रेयर इवेंट जैसे अभी ये कोविड चल रहा है, तो ऐसी जगह पे पॉइसन लेते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी कर सकते हैं। दोनों चीज हम इसमें कर सकते हैं। बोथ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर एप्लीकेबल इन डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता क्या है। तो व्हेन डाटा कलेक्टेड वेरी लार्ज पॉपुलेशन and the frequency distribution is made with narrow class interval, the symmetric तो ये कर्व जो होता है मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है।
इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। गॉसियन इसलिए बोलते हैं, गॉसियन एक स्टैटिस्टिशियन हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था, इसलिए इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है कि बीच में गैप हो, इस तरह का नहीं होता है। ठीक है, अब अपन इसके समझने में आ जाते हैं कि क्या चीज है बेसिकली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मूथ बेल शेप कर्व एंड इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। सिमेट्रिक मीन जो होता है, जैसे कि ये अपन कर्व बनाते हैं, ये इसका अगर मीन है, ये एक्सिस है, तो इसके दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है इस तरह से। तो ये इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड सिग्मा इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड द पॉइंट। जैसे सिग्मा क्या होगी, इस मीन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इधर या इधर, एक सिग्मा है, दो सिग्मा है, कितना है, ये डिस्टेंस इसमें होती है। ये कर्व का डायग्राम दिखाया गया है, इस कर्व को देखोगे तो ये पूरा इस तरह से ये बेल शेप में कर्व जो बना हुआ है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है, और इसमें ये बीच में आपका मीन है। म्यू जो दिखाया, म्यू को मीन मतलब मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इधर ये है एक सिग्मा तक की डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक ये 2 सिग्मा की डिस्टेंस। ठीक है, और इसी तरह से 3 सिग्मा तक भी जा सकता है, 4 सिग्मा, जो कितनी सिग्मा तक वेरिएशन हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसा कि उस दिन बताया था कि ज्यादातर अपन देखें तो जैसे 1 सिग्मा के बीच में इतना एरिया आ जाता है, तो ज्यादातर चीजें तो इसमें आ गई। ठीक है, फिर अगर 2 सिग्मा लें तो और भी ज्यादा चीजें आ जाएगी, 3 सिग्मा लें तो और भी आ जाएगी। इस तरह से ये पूरा इनफाइनाइट तक होता है। 100% करने के लिए हमारे को बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ 3 सिग्मा इधर और 3 सिग्मा इधर, दोनों तरफ प्लस और माइनस अगर ले लें तो लगभग 99.67% कवर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि कोई भी चीज उसके अंदर कितनी आई। जैसे अब मैं जो एग्जांपल ले रहा था कोविड वाला ही, तो कोविड वाला ही ले रहा था, तो अपन हमारा जो 100 सैंपल लिए, 100 सैंपल का जो मीन आएगा, माना कि ये मीन आया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन में देखें तो 1 सिग्मा तक की डिस्टेंस में जो पॉपुलेशन कवर हो जाती है, लगभग 67% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। ठीक है, 2 सिग्मा तक में लगभग 95% पॉपुलेशन कवर हो जाती है, 3 सिग्मा तक 99.67% तक कवर हो जाती है। तो इस तरह से जितना हमारा ये सिग्मा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से सारी पॉपुलेशन कवर हो जाती है। तो हम उसको निकाल सकते हैं, किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने जो समझाया आपको। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द 2 पैरामीटर्स। ठीक है, thus the normal distribution curve are possible each of the value of the mean standard, but all the curve under the probability distribution curve have the area under the curve। जो कर्व जो एरिया जो होता है वो उसकी टोटल पॉपुलेशन को बताता है। ठीक है, the curve will be normal for values like height, weight। ये कोई भी वैल्यू अपन ले सकते हैं इसमें, जो भी हमारे कहीं किसी जगह हाइट वेट का भी ले सकते हैं। एक क्लास ले लिया आपने, क्लास में बच्चों की हाइट्स नापी, अलग अलग हाइट, एवरेज हाइट आएगी, कुछ इसमें कम भी आएंगे, कुछ ज्यादा भी आएंगे, और उसको कर्व अगर बनाएंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के शेप में आएगा। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कर्व इज HD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा जो है वो है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कर्व ये बना हुआ है। जैसे अपन ने अलग अलग बैच बना लिए, जैसे सैंपल ले लिए, एक सैंपल का ये आ रहा है, एक सैंपल ये आ रहा है, अलग अलग सैंपल ये, और इन सबको अगर अपन ड्रा करें तो इस तरह से अगर ड्रा करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। ठीक है, अब आता है कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है कि ये क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1 सिग्मा -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक एरिया कितना कवर हो रहा है, लगभग 68.27% होता है। ठीक है, और 2 सिग्मा -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में लगभग 95.4% कवर हो जाता है, और -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में 99% एरिया कवर हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर अपन ने इस चीज पे ध्यान दिया तो हमारी जो एक्यूरेसी होगी, कितनी चांसेस है उसके, 99.5%। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, कि कितने कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि हमारा जो एस्टिमेट है, हमारा निकालने का तरीका है, वो इतना सही है। ठीक है, अगर हमने 2 सिग्मा तक लिया, 2 सिग्मा तक लिया, तो ये कह सकते हैं कि हमारा 95.4% तक हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये सही है, 5% एरर हो सकती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से 1 सिग्मा लिया तो 68.27% तक होता है। बाकी जो डिफरेंस निकाल रहे हैं 100 में से, तो कितना आएगा,
21 पॉइंट समथिंग इतना परसेंट की एरर हो सकती है। तो जितना सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी एरर कम होती जाएगी इस तरह से। यही चीज को इसमें दिखाया है कि ये 1 सिग्मा तक यहाँ है, ठीक है, 1 सिग्मा तक में लगभग 68.26% कवर होता है, 2 सिग्मा में इतना कवर हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये, जैसे मान लो अपन ने कॉन्फिडेंस लेवल 1 सिग्मा लिया है, इसका मतलब इसके अंदर जो चीज है वो तो सही है और बाकी ये बाहर की है ये गलत हो सकती है, ठीक है। अगर हमने लेवल यहाँ तक लिया है तो इतना यहाँ तक हमारी पॉपुलेशन कवर हो गई, इसके बाद जो है वो एरर आ सकती है उसमें, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 3 सिग्मा लिया है तो ये, तो इसी चीज को अगर जैसे अपन वहां देखे अपने क्या नाम है, जैसे मैंने पर्ट का एग्जांपल दिया था कि कोई प्रोजेक्ट हमने लिया और माना कि प्रोजेक्ट को टाइम में हमने जो एवरेज टाइम जो निकाला, जो एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करके वो आया माना कि 25 डेज, वो आया माना कि 25 डेज आया, है ना। अब तो 25 डेज तो क्या हो गया, उसका मीन हो गया। अब मीन हो गया, आपको क्या है कि आपका 30 दिन देते तो 30 दिन में कितने परसेंट चांसेस है कि ये सही होगा। तो 30 दिन के लिए क्या हम सिग्मा की वैल्यू हमारे को पता होती है, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस इसका मीन जो आ रहा है, मीन हमारा आया जैसे 25, ठीक है, अपॉन सिग्मा, ठीक है, अपॉन सिग्मा आएगा तो ये क्या है वैल्यू आती है, जेड की वैल्यू आती है। आगे मैं बताऊंगा ये जेड की वैल्यू जो है बेसिकली कुछ नहीं है, 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, या 1.1 भी तो हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो वैल्यू इस मीन से डिस्टेंस है। अब जैसे मानो कि 30 दिन की बात है तो 30 दिन यहाँ पे 25 दिन हो रहे हैं तो 30 दिन इस तरफ ही होंगे, तो 30 दिन में माना कि आ रहा है, माना 1.25 आ रहा है, तो 1.25 अगर यहां तक आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस एरिया के अंदर जितना एरिया, इसके इधर जितना एरिया आ रहा है, इतना परसेंटेज चांसेस हो गया उसका कि वो काम हमारा हो जाएगा, और इससे उधर है कि कम हो जाएगा। माना कि ये आ रहा है 80% पे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लूं, ये 80% आ रहा है, इसका मतलब इधर का एरिया जो है 80% एरिया है, तो 80% चांसेस है कि ये 30 डेज में हो जाएगा, 20% एरर हो सकती है। तो इस तरह से हम इस चीज को इंटरप्रीट कर सकते हैं। तो ये इसी को रिप्रेजेंट किया है कि जैसे कई बार क्या होता है दोनों तरफ लिया है, तो ये इसको अपन ये टोटल यहाँ से 68.2 हो रहा है, तो या आधा अगर लेंगे ये 34.1 हो जाएगा। तो इसी चीज को आधा आधा इस तरह से दिखाया, ठीक है। तो कितने परसेंट एरिया इसमें कवर हो रहा है वो इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो जो लिमिट्स जो है वो कहलाती कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल मैंने ही बताया कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है हमारे को, कितने परसेंट चांसेस है कि वो उस टाइम में वो चीज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लाइन बिटवीन 2 सिग्मा आर नोन एज लाइक क्रिटिकल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम चांसेस है कवर होने का। तो इसका मतलब ये कि इतना टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा या उस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू विल occur only 5 times in the 100 ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे प्लस माइनस 2 सिग्मा 9 है, एक तरफ से 5% एरर का चांसेस है, तो 5% एरर में मतलब 100 में से 5 बार में गलती हो सकती है, बाकी हमारा 95 टाइम्स ये सही होगा। तो उसी चीज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसी का एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि अगर जैसे हमने बहुत बड़ी पॉपुलेशन काम में ली है, जैसे मैंने अभी जैसे ये कोविड के एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हर एरिया में हम 100 लोगों का सैंपल लेंगे और ये सैंपल की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी तो फिर उनको वहां पर ग्राफ पे अगर ड्रा करें तो वो जो कर्व जो बनेगा वो बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और यही वो कहलाती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहलाती है, ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है कर्व का, ये फॉर्मूला कर्व का फॉर्मूला ये इस तरह से निकालते हैं, लेकिन बात ये कि इसकी इतनी डिटेल में आपको जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये है, ये कुछ डायग्राम से इसको दिखाया गया है कि कितना मतलब ये नॉर्मल अलग अलग जैसे ग्रुप है, किसी में इतना आया किसी में इतना आया, इनका अगर आप ड्रा करें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के शेप में ही बनता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में इस तरह से बना है, इस तरह से, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है इसकी क्या है, तो प्रॉपर्टीज में मैंने कि इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, म्यू और सिग्मा, ठीक है। ये बेल शेप होता है, ठीक है, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। कर्व जो होता है ना जीरो को कभी टच नहीं करता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। कर्व हैज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एट म्यू माइनस सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा पे यहाँ पे इन्फ्लेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे इसका कर्व का जो है स्लोप चेंज होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे एक एग्जांपल दे दिया इसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा
क्वार्टाइल डेविएशन भी एक आता है जो 2/3 का होता है। मीन डेविएशन इसकी इतनी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे स्टैटिस्टिक्स की है पार्ट, ये इसी कर्व को आगे दिखाया गया है। अब मैं आपको क्या सीधा इसकी उस पर बता देता हूँ कि इसकी जो कैलकुलेशंस वगैरह किस तरह से करते हैं उस पर आ जाता हूँ। ये तो क्या है कि उसके कर्व के वो बताए हैं कितना एरिया है, ये इन्हीं चीजों को वापस मैंने जो बताया उन्हीं को एक्सप्लेन किया है कि जैसे ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो ये यहाँ की ये वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू निकाल लेंगे, इनके बीच में कितना एरिया है ये निकाल लेंगे। जनरली कर्व जो होता है ना, कर्व निकालने के लिए हमारे को मेन चीज क्या जेड निकालना होता है। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू। एक्स मतलब कोई भी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए अपना कैलकुलेट करना है। जैसे कि अब मैं ये बताऊं कि आपको मतलब हमारे यहाँ पे हमें जो जैसे कोई ये कोविड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें हमारा मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है माना कि 10, ठीक है, और सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 2 और एवरेज आ रहा है माना कि 10, ठीक है ना। तो अगर एवरेज 10 आ रहा है तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से वो अगर हम ये माना कि किसी भी जगह 15 लोग मिलने की क्या संभावना, अगर ये निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को जेड कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जेड क्या होगा, जब 15 की संभावना क्या है, तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 15 माइनस म्यू, म्यू हमारा 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे जेड की वैल्यू आएगी। और इस जेड की वैल्यू से हम क्या करते हैं कि उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है ना, इसकी स्टैंडर्ड टेबल भी है जो एरिया हमारे को डायरेक्ट मिल जाता है। तो टेबल आपको आगे मिल जाएगी, मैं बताता हूँ आपको। ये इफेक्ट में, चलो पहले इफेक्ट बता देते क्योंकि इफेक्ट लिए। अब जैसे ये क्या है कि कोई न्यू और एच डी पे इफेक्ट क्या पड़ता है, जो न्यू, अब जैसे मान लो इस केस में ये 3 कर्व बन रहे हैं, ये 3 कर्व बन रहा है, इन तीनों का जो मीन जो है वो तो सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो कर्व ये इस तरह से छोटा बन रहा है, जो जो ये बड़ा बनता जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो रहा है इस तरह से। इसी तरह से अगर हम मीन अगर किसी का सेम हो, मीन ये है ये सेम हो, लेकिन सॉरी म्यू जो है, मीन जो है ये चेंज हो रहा है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी हो रहा है, तो इस तरह से बनेगा यहाँ म्यू इज इक्वल टू 10 है या 11 है या 12 है, ये कर्व की पोजीशन अलग अलग चेंज हो जाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों के केस में सेम है लेकिन उसके बावजूद इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये म्यू और एच डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है इस कर्व का शेप, ठीक है ना। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू शिफ्ट विद ग्राफ, ठीक है ना, ये अलग अलग म्यू की वैल्यू के लिए ग्राफ पे अलग अलग ये शिफ्ट होता जा रहा है, इस चीज को दिखाया गया है, ठीक है। अब ये कहीं पे मतलब दोनों ही चीज वेरी कर रही है, म्यू और सिग्मा, ठीक है। सिग्मा वेरी करेगी तब भी मतलब इसकी लेंथ ये बढ़ती जाएगी और व्यू चेंज होगा तब इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये मैं बता रहा था आपको। पर हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू जो निकालेंगे ना, तो जेड की वैल्यू अब हमारे को जैसे आई माना कि मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, माना कि एग्जाम जेड की वैल्यू आई हमारी 1.2 या तो 1.2 आई, तो 1.2 के करस्पॉन्डिंग ये 1.2 जेड की वैल्यू है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आएगी हमारा ये, इसका मतलब 1.2 अगर आई तो 0.8849 उसका एरिया हो गया, इतना एरिया उसके अंदर में आ रहा है। ये कितना परसेंट, मतलब ये 1 में से है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देख लो तो 88.49, ठीक है। अगर कहीं आ गया मान लो 1.18 इस तरह से जेड की वैल्यू आ रही, तो 1.1 तो ये आ गया, ठीक है, और ये 0.8, तो 0.8 का आएगा यहाँ पे, ये यहाँ से ये 0.8, 1.08, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी उस एरिया को दिखाएगी, ठीक है। इस तरह से हम जेड की वैल्यू निकाल के उस एरिया को निकाल सकते हैं कितना एरिया हमारा मिल रहा है। इसके लिए हमारे को ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे को पता होनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि टेबल मिलेगी कहाँ, तो एग्जाम में तो आपको क्या जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना डिटेल आएगा नहीं, खाली समझाने के लिए बताया। लेकिन अगर आप देखना चाहो तो आप सिर्फ आपने मोबाइल या लैपटॉप पे तो ये गूगल पे टाइप करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आपको ये टेबल इस तरह से मिल जाएगी। उस टेबल को आप मतलब निकाल सकते हो, अलग अलग वैल्यू किस तरह से निकालनी इस टेबल का उपयोग करके। तो ये है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे यूज लेते हैं। अब इसमें कुछ वैल्यूज है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है इसका समझा दिया। इसका कोई एग्जांपल अगर मैंने दिया है तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि एग्जांपल से कैसे करते हैं इसको। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आ रहा है, ठीक है।
इसी का है ये। एक मिनट, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अलग अलग एरिया, जैसे ये इसमें ये वाला एरिया दिखाया गया, तो ये एरिया आ गया, तो जो एरिया दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको मैं सीधा ही एग्जांपल पे आ जाता हूँ, इसकी कोई एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल में ये देखेंगे, जैसे ये एरिया है, ये एरिया कितना आ रहा है, और ये एरिया निकालेंगे कैसे कि जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू कितनी इस केस में 1.27, 1.27 के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया हमारे को मिल गया। अब हमारे को कोई कहे कि ये वाला एरिया कितना है, तो ये वाला तो आता, इसका आधा इधर है, तो ये तो 0.5 ये है, इधर ही 0.5 है। 0.5 में से ये वाला एरिया 0.39 है, तो ये बाकी का बचा किस तरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम अलग अलग डिफरेंस से अलग अलग जगह का वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये कितना कितना एरिया है, किस तरह से है, तो उस तरह से। ठीक है, ये आपको अलग अलग वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसकी। जो एरिया जो हमारे को है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम निकालेंगे। जैसे ये एक और है, इसमें हमारे को इधर का एरिया निकालना, माना कि ये एरिया निकाला। ठीक है, ये एरिया कैसे निकालेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक तो 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर मिल जाए हमारे को टेबल में, उस टेबल से हम डिफरेंस हम निकाल देंगे। यहाँ से यहाँ तक 0.5 और यहाँ से यहाँ तक का 0.48 है, तो ये एरिया इतना आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये अलग अलग किस तरह से एरिया हम निकाल सकते हैं, इसी के एग्जांपल्स इसमें दिखाए गए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। और अपन इसकी जो प्रॉब्लम्स करेंगे अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, अपन ने जैसे PERT और CPM में भी PERT की एक आध कोई मैं प्रॉब्लम और आपको करा दूंगा, जो इस तरह से किस तरह से होती है उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम बात वही है कि इस पे जनरली प्रोबेबिलिटी पे इतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में थ्योरेटिकल समझाने का है, तो इसलिए मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से दे दिया। अब यही चीज आपके SQC में भी काम आएगी, क्वालिटी कंट्रोल में आएगी, वर्क स्टडी में भी काम आएगी, तो कई जगह इसी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये काम आएगी, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है ना, ये एक अलग से चैप्टर लिया, वैसे आपके सिलेबस में इस तरह का कोई चैप्टर नहीं है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो।